हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अंतरा पांडे हेयर और आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए चैप्टर 16 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम क्लास 8। तो शुरू करते हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है क्लास 8 जिसका नाम है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। ओके, सो लेट्स बिगिन विथआउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं आज आपके लिए स्लाइड्स लाई हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। सो लेट्स सी अवर टॉपिक। ओके, सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में। स्टार क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दीज टॉपिक्स। ओके, सो आज हम लोग ये चैप्टर लाए हैं, इसमें हम लोग थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा इंट्रोडक्शन वीडियो कवर करेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा बेटर। ओके, सो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा स्टार्स एंड सोलर सिस्टम में, लेकिन उसका जो सबसे पहला टॉपिक है, चलिए उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ What do you mean by celestial body? Celestial body से आप क्या समझते हैं? What do you mean by celestial body? Celestial body are the body which are only present in the sky. देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप लोग क्या आसमान में रहते हो? नहीं। तो क्या आप लोग ज़मीन पे रहते हो? यस ना, स्काई में तो आप लोग रहते नहीं, आप लोग ज़मीन पे ही रहते हो। उसी तरह आप लोग ज़मीन पर ही रह सकते हो। उसी तरह कुछ ऐसे बॉडी होती हैं, कुछ ऐसी सेलेस्टिकल बॉडी होती हैं जो केवल स्काई में ही प्रेजेंट हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, सन, स्टार्स, प्लैनेट, मून। तो ये सारी बॉडी, ये सारी ऑब्जेक्ट केवल स्काई में ही प्रेजेंट हो सकते हैं। ये वो सारे ऑब्जेक्ट नीचे तो आ नहीं सकते। अगर हम ऊपर नहीं जा सकते तो उन लोग नीचे नहीं आ सकते। ओके, सो इसी के एग्जाम्पल से हम लोग ने ये समझ लिया है कि सेलेस्टिकल बॉडी आर द ओनली बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन द स्काई, जो कि प्रेजेंट होती हैं इन द स्काई। अब जब भी कोई आपसे पूछेगा कि सेलेस्टिकल बॉडी क्या होती हैं, तो यू विल टेल दैट पर्सन दैट सेलेस्टिकल बॉडी आर द बॉडी विच आर ओनली प्रेजेंट इन द स्काई। ओके, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, स्टार, सन, प्लैनेट्स, मून आर द ओनली सेलेस्टिकल बॉडीज़। और हमारे 8 प्लैनेट्स भी हैं शामिल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है। मैंने नाम नहीं लिखा है लेकिन मैंने प्लैनेट्स में सबको शामिल कर दिया है। ओके, सो दिस इज़ ओनली। सो चलिए, ये मैंने आपके लिए एक स्टिकर भी लाया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। सन, स्टार, सो दीज आर सेलेस्टिकल बॉडीज़। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट नंबर पे, हमारा फर्स्ट सेलेस्टिकल बॉडी दैट इज़ अवर मून। मून हमारा एक सेलेस्टिकल बॉडी है, ये हमें पता है। चलिए अब हम मून पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि मून, व्हाट इज़ दिस मून? द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, किसका? अर्थ का। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट। मून एक क्लोजर सेलेस्टिकल बॉडी है, ऑब्जेक्ट है। ओके, टू द अर्थ टेक्स 29.5 days फॉर मून टू रोटेट द अर्थ। देखो मून कितना समय लेता है, 29 days लेता है फॉर मून टू रोटेट द अर्थ। सबसे पहले एक बार मैं फिर से डिस्कशन कर देती हूँ, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि मून एक ऐसी सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। किसकी सैटेलाइट है? अर्थ की। मून इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट, क्लोजेस्ट सेलेस्टिकल बॉडी है। ये एकदम क्लोज है हमारे अर्थ के, तो इसीलिए हम लोग इसे क्लोजेस्ट सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो इट टेक्स 29.5 days फॉर मून टू रोटेट द अर्थ। ओके, इतना आपको समझ आ गया? इतना पैरा आपको समझ आ गया? चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट पैरे पे देखते हैं कि क्या लिखा है। द सरफेस ऑफ मून, जो सरफेस है हमारी मून का, जैसे आप लोग ये फोटो देख सकते हो, तो ये जो होल्स बने हुए हैं, ये जो छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, ये ऐसा हमारा डस्ट टाइप का
सरफेस है मून का। तो द सरफेस ऑफ मून इज अ कवर्ड विथ हार्ड लूज डर्ट, डस्ट से भरा हुआ है, क्रिएटर से भरा हुआ है एंड माउंटेन से बना हुआ है हमारा सरफेस ऑफ मून। ओके अब अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में कभी भी आया कि हमारे मून का सरफेस किस किस चीज़ों पे से बना हुआ है, तो यू विल राइट दैट क्रिएटर्स, डर्ट, माउंटेन्स और हार्ड लूज डर्ट से बना हुआ है। ओके सो सिंस देयर इज नो एयर, हमारे मून पर इतना आप लोग याद रखिए कि ये तो हमारा भाई मून है, तो इस मून पर ना ही लाइफ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है लाइफ। वाटर तो है ही नहीं मून पर ना ही वाटर है, लाइफ नहीं, इम्पॉसिबल है लाइफ ऑन मून सरफेस। ओके तो मून पर ना ही कोई लाइफ है, ना ही वहाँ साउंड कोई सुन सकता है, नहीं बोल सकता है, और वहाँ पर वाटर तो है ही है, वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके तो इसीलिए मून थोड़ा सा, वैसे हम लोग ने बोल दिया है कि मून पर कोई सरफेस नहीं है, कोई वाटर नहीं, मतलब मून पर कोई लाइफ इम्पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है मून पर। सो दिस इज वन पैरा। मून इज एन सेलेस्टिकल बॉडी विच हैव नो लाइफ ऑन इट एंड ऑल्सो मून डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट। देखो अब मून के पास उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो किसकी लाइट लेता है, वो सन की लाइट लेता है एंड रिफ्लेक्ट करके अर्थ पर फेंकता है। उसके पास उसकी खुद की लाइट नहीं है। ओके वो किसकी लाइट लेता है, वो किसकी लाइट लेता है, वो सन की लाइट लेता है, सन की लाइट लेता है और रिफ्लेक्ट करके अर्थ पर फेंकता है। ओके सो हमेशा याद रखिएगा कि मून के पास उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो किसकी लाइट लेता है, वो सन की लाइट लेता है। ओके एंड रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन। लेट्स सी नाउ फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून क्या है, लेट मी टेल यू। मून है, अभी मैं आपको बताऊंगी फेजेस ऑफ मून। पहले मैं ये आप पैराग्राफ आपको समझा दूं। ओके थोड़ा सा मैं ये डिटेल में बता दूं। ओके सो मून हैव रफ सरफेस, मून के पास कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। ओके एंड ऑल्सो मून हैविंग सम माउंटेन्स, मून के पास कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, जितने बड़े आपके इंडिया में माउंटेन हैं उससे बड़े बड़े माउंटेन मून पर प्रेजेंट है। यू कैन बिलीव इट। ओके कि जो मून पर माउंटेन है वो बहुत ही बड़े बड़े हैं इन कंपेयरिंग टू जो इंडिया में माउंटेन है। जैसे माउंट एवरेस्ट आप लोग देख रहे हो, तो माउंट एवरेस्ट से भी बड़े बड़े माउंटेन्स मून पर क्या है, प्रेजेंट हैं। ओके प्रेजेंट है। सो आई होप ये पैरा आपको समझ आ गया है। नाउ लेट्स बिगिन टू फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून क्या होता है, लेट मी टेल यू। मैं एक बार सेलेस्टिकल बॉडी स्टार, और जो हमारी सेलेस्टिकल बॉडी थर्ड बॉडी है वो क्या है, स्टार एंड सन को कंप्लीट करने के बाद मैं फेजेस ऑफ मून आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके सबसे पहले एक बार हम लोग सन पर भी देख लेते हैं। सन हमारा सेलेस्टिकल बॉडी है, तो जरा हम लोग सन को भी थोड़ा देखते हैं। सन एंड सन, द सन इज ऑल्सो वन स्टार। सन क्या है, हमारा जो स्टार है वो एक उसको हम लोग एक सन भी कह सकते हैं, और सन को हम लोग एक स्टार कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सेम शेप, ये जो सेम कलर है, ऐसा हमारा क्या है, हमारा स्टार भी है, ऐसा सेम हमारा स्टार भी है। ओके सो what we can say that sun is also one star which is very very nearest to the earth, जो कि बहुत नियर है हमारे अर्थ से। इट इज़ लाइक अ हॉट बॉल, ये एक बॉल है, ये एक हॉट बॉल है जो प्रेजेंट है इन द स्काई एंड ऑल्सो इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और ये एकदम सेंटर में है सोलर सिस्टम के। इट इज़ अ वन येलो स्टार, इट गिव्स ऑफ एनर्जी एज लाइट। ये कौन सी एनर्जी हमें देता है, इट गिव्स हमें लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके लाइट एनर्जी। तो ऑल्सो सन इज इन सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज़ अ वन येलो स्टार, ये एक येलो स्टार है। इट गिव्स ऑफ एनर्जी एज लाइट, कि हमें एनर्जी कौन सी प्रोड्यूस करता है, एज लाइट देता है। ओके सो आई होप आपको सन सेलेस्टिकल बॉडी समझ आ गई है। अब हम बात करते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो स्टार के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टार। अ सेलेस्टिकल बॉडी, ये तो हमें पता है कि एक हमारा ये जो स्टार है वो एक सेलेस्टिकल बॉडी है, दैट वी नो।
Star are the celestial body that are extremely hot and also have light of their own. देखो अब हमारा जो स्टार है वो एक सन है, सन भी हमारा एक स्टार है और स्टार भी हमारा एक सन है। तो सन के पास उसकी खुद की लाइट होती है और स्टार के पास भी उसकी खुद की लाइट होती है। वो किसी से लाइट नहीं उधार लेता है, उसके पास उसकी खुद की लाइट होती है। वो किसी की लाइट रिफ्लेक्ट करके हम पर नहीं देता है, उसके पास उसकी खुद की लाइट होती है। ओके, तो स्टार्स आर द सेलेस्टिकल बॉडी विच इज़ हैविंग देयर ओन लाइट, जिनके पास उनकी खुद की लाइट होती है। वो किसी की लाइट लेते नहीं हैं, उनके पास उनकी खुद की लाइट होती है। इतना आपको समझना है। द स्टार अपीयर टू बी स्मॉलर बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। देखो अब ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीज़ें जो आपसे बहुत दूर होती हैं आपको बहुत छोटी दिखाई देती है। जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया कि स्टार आपसे बहुत दूर है लेकिन आपको लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर आप लोग उसे सामने से देखो ना कि वो बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स हैं। वो बहुत दूर है हमसे, बहुत फार है, इसलिए आपको वो छोटी दिखाई देते हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये आपको ये समझना है कि जो चीज़ें आपसे बहुत दूर होती हैं वो आपको छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन असली में वो बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये मैंने अगर एक बॉटल रख ली, ये मैंने एक बॉटल रख ली और ये एक मैंने बॉटल रख ली। अब आपको ये बॉटल तो बड़ी दिखेगी क्योंकि ये आपके बहुत ही नियर है, ये आपके इतने नियर है। ओके, लेकिन वो बहुत फार है तो आपको लगेगा कि वो बहुत ही दूर है, बहुत छोटी दिख रही होगी आपको। लेकिन अगर मैं इसे सामने ले आऊँ तो ये दोनों की साइज सेम होगी। साइज क्या होगी? सेम होगी। ओके, साइज सेम होगी। सो दैट ओनली आई एम टेलिंग कि आपको स्टार तो दूर हैं आपसे तो आपको छोटे दिखते हैं, लेकिन वो होते बहुत बड़े बड़े हैं। ये देख लीजिए, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया, तो ये एक स्टार है, इसकी वहाँ से फ़ोटो ली गई है स्पेस से। तो स्पेस से ये इतने बड़े बड़े इतना होते हैं, जैसे सन होता है एकदम सेम ही स्टार भी दिखता है। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ आ गया कि स्टार हमारा सेलेस्टिकल बॉडी क्या होता है, सन क्या होता है एंड मून क्या होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून क्या होता है, लेट मी टेल यू। देखो सबसे पहले हम लोग एक एक करके फेजेस ऑफ मून में एक एक करके टाइप्स के मून पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग न्यू मून पढ़ेंगे। अ न्यू मून इज प्रेजेंट ओनली व्हेन द मून इज नॉट विजिबल। देखो न्यू मून तभी प्रेजेंट होता है जब हमें मून नहीं विजिबल करता है, नहीं दिखता है। However, this happen because we are looking at the half portion of moon which is unlit. देखो हम ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं मून को तो मून का हाफ पोर्शन ही हम लोग देख पाते हैं विच इज़ अनलिट। द स्टार ऑफ अ न्यू मून, जो स्टार है ऑफ अ न्यू मून phases happen when the moon is directly in the middle of sun and the earth. The occurrence of social eclipse is only possible at the new moon. देखो न्यू मून क्या हुए, जो हमें मून नहीं दिखता है, जो प्रेजेंट होता है, लेकिन हमें a new moon is present only when the moon is not visible. न्यू मून तभी प्रेजेंट होता है जब हमें मून नहीं दिखता है। ओके, a waxing crescent moon. A waxing crescent moon is when the moon is similar to crescent and the crescent waxes in size from one day to next day. देखो वैक्सिंग क्रिसेंट मून क्या है, वैक्सिंग क्रिसेंट मून इज व्हेन द मून इज सिमिलर टू क्रिसेंट। मून जब क्रिसेंट से एकदम सिमिलर होता है एंड द क्रिसेंट इंक्रीज वैक्सेस, और जो क्रिसेंट होता है वो इंक्रीज क्या करता है, वैक्सेस इंक्रीज करता है इन साइज फ्रॉम वन डे टू नेक्स्ट डे, वो इंक्रीज करता रहता है अपनी साइजेस। हाउ एवर दिस फेज इज अनयूजुअली विजिबल ओनली इन द वेस्ट। देखो ये फेज हमें कहाँ दिखता है, ओनली इन द वेस्ट दिखता है। ओके, यूजली विजिबल ओनली इन द वेस्ट। फर्स्ट क्वार्टर मून क्या है, फर्स्ट क्वार्टर मून इज ऑल्सो नोन एज अ हाफ मून। हाफ मून भी हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर मून को। दिस फेज ऑफ मून इज विजिबल व्हेन ओनली हाफ ऑफ पोर्शन ऑफ मून इज विजिबल दैट इज लिट। देखो ये हमें तभी दिखता है ये मून जबकि when only half portion of moon is visible that is lit। जब हमें हाफ पोर्शन ऑफ मून विजिबल होता है तभी ये हमें फर्स्ट क्वार्टर मून और हाफ मून दिखता है।
This happens after the occurrence of waxing crescent phase. It arrives after a week of the new moon. ये कब दिखता है, अराइव करता है कब? आफ्टर अ वीक ऑफ न्यू मून, आफ्टर अ वीक और न्यू मून के बाद. ओके, waxing gibberious moon occurs when more than half of lit area of moon is visible and shape also increase. The shape increase in size from one day to the upcoming day. The waxing gibberious phases happens between the first quarter and the full moon phases. देखो, अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर मून है, ये एक मून, ये वैक्सिंग ग्लोबुलस मून अकर्स, ये तभी हमें दिखता है व्हेन मोर देन हाफ ऑफ लिट एरिया ऑफ मून इज विजिबल. कि मोर देन हाफ लिट एरिया दिखता है मून का विजिबल, एंड द शेप ऑल्सो इंक्रीज, जबकि हमें शेप भी दिखता है, इंक्रीज होते दिखता है हमें. द शेप इंक्रीज इन साइज फ्रॉम वन डे टू द अपकमिंग डे. पहले दिन और अपकमिंग डे पे हमें उसका शेप इंक्रीज होते दिखता है. द वैक्सिंग गिबोलियस शेप हैपन्स बिटवीन द फर्स्ट क्वार्टर एंड द फुल मून फेज. फर्स्ट क्वार्टर में दिखता है, हैपन्स होते दिखता है, और जो एंड द फुल मून फेजेस. अब हमारा फुल मून क्या है? देखो, फुल मून वो मून है जब हमें पूरा चांद दिखता है, पूरा गोल्ड डिस्क जैसा चांद हमें जब दिखता है, देन वी डिफाइन दैट मून एज अ फुल मून. अ फुल मून इज व्हेन द इंटायर लिट एरिया ऑफ मून इज विजिबल. देखो, जैसे आप देख सकते हो, ये लिखा है इंटायर लिट ऑफ एरिया ऑफ मून विजिबल जब हमें करती है, तो दैट इज अ फुल मून. दिस फेज अकर्स व्हेन द मून इज नो ऑन द अपोजिट साइड. जब हमारा मून अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में होता है, तब ये हमारा फुल मून दिखता है. Side of the planet Earth from the sun. Moreover, it known as a apogeiation. Okay, apogeiation. Okay, apogeiation होता है. तो फुल मून वही होता है जब हमें गोल पूरा चांद दिखता है. Then we define that moon as a full moon. Okay, or this phase occurs when the moon is on opposite side of the planet Earth. Opposite side रहता है अर्थ planet के from the sun. Moreover, it known as a apogeiation. Waning gibberious moon. अब waning gibberious moon क्या है? A waning gibberious moon occurs only when more than half of a lit area of moon is visible. More than half lit area जब दिखती है मून की, then ये waning मून हमें दिखता है. ड्यूरिंग दिस द शेप डिंक्रीज. शेप इसका क्या होने लगता है? घटने लगता है, डिंक्रीज होने लगता है. इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिंक्रीज मतलब घटना. डिंक्रीज होने लगता है इन द साइज फ्रॉम वन डे टू द अपकमिंग डे. देखो, उसमें क्या था, हमारा फर्स्ट क्वार्टर मून में क्या था कि इंक्रीज होने लगता था वन डे टू अपकमिंग डे. लेकिन हमारा वैनिंग मून में क्या हो रहा है? साइज हमारा घट रहा है, डिंक्रीज हो रहा है फ्रॉम वन डे टू द upcoming next day. The waning gibberious phases occurs in the middle of the full moon. मिडिल में होता है फुल मून के एंड द थर्ड क्वार्टर फेजेस के. लास्ट क्वार्टर मून क्या है? लास्ट क्वार्टर मून दैट वी ऑल्सो कॉल एज अ हाफ मून. उससे हम लोग हाफ मून भी कहते हैं. लास्ट क्वार्टर मून को हाफ मून इज व्हेन हाफ ऑफ द लिट एरिया ऑफ मून इज विजिबल. देखो, इसे हम लोग हाफ मून कह रहे हैं, तो इतना आप लोग समझ जाइए क्यों इसे हम लोग हाफ मून कह रहे हैं. क्योंकि उस दिन हमें पूरा हाफ लिट ऑफ एरिया ऑफ मून दिखता है, इज विजिबल आफ्टर द वैनिंग गिबोरियस फेजेस ऑफ मून. वैनिंग फेजेस ऑफ मून के बाद हमें ये दिखता है लास्ट क्वार्टर मून. ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया है. वैनिंग क्रीसेंट मून. अब वैनिंग क्रीसेंट मून इज व्हेन द मून इज सिमिलर टू द क्रीसेंट. देखो, वैनिंग क्रीसेंट मून क्या है? वैनिंग क्रीसेंट मून वो मून है जब हमें क्रीसेंट और मून सिमिलर दिखते हैं. हियर जैसे कि आप लोग देखते हो, एज यू कैन सी, द वैनिंग क्रीसेंट मून इज व्हेन द मून इज सिमिलर टू द क्रीसेंट. देखो, जब क्रीसेंट और मून सिमिलर दिखते हैं, देन वी डिफाइन दैट मून एज अ वैनिंग क्रीसेंट मून. अंडरस्टूड? आई होप आपको इतना पूरा फेजेस ऑफ मून पूरा क्लियर हो गया है. अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए इस वीडियो को. ओके, सो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर. अब हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिलेशंस. हमारे कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ये कॉन्स्टिलेशन होता क्या है? लेट मी टेल यू. फर्स्टली, कॉन्स्टिलेशन क्या डिफाइन करते हैं आप लोग कॉन्स्टिलेशन को? द ग्रुप ऑफ स्टार विच अपीयर टू फॉर्म सम रिकॉग्नाइजेबल शेप और पैटर्न्स इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन. ईच कॉन्स्टिलेशन बीइंग गिवन अ नेम
signify an animal, a human being, or some other objects which it appear to resemble. Some of the important constellations which we can see during night sky are Ursa Major and Orion, Cassiopeia और Dilo Major. ओके, Dilo Major और हमें कैसोपेमिया और ओरियन और ऊसा मेजर, तो ये जो चार हैं ये हमें नाइट स्काई में ड्यूरिंग दिखते हैं। ये चार इंपॉर्टेंट हमें ये दिखते हैं। ओके, जैसे ये आप लोग देख सकते हो कुछ कॉन्स्टलेशन को। अब हम पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टलेशन होता क्या है। देखो, कॉन्स्टलेशन क्या है? कॉन्स्टलेशन एक ग्रुप ऑफ स्टार विच अपीयर टू फॉर्म। कॉन्स्टलेशन क्या है? लेट मी टेल यू फिस्ट, पर एक बार फिर से मैं बताती हूँ आपको कॉन्स्टलेशन होता क्या है। देखो, जब भी आपको ग्रुप ऑफ स्टार में जैसे आप लोग कभी भी छत पे स्लीप करते हो तो आप लोग अपने हाथों से कुछ कुछ शेप बनाने लगते हो, तो उसे हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि वो आपने ऐसे ही बना दिया मजाक में। लेकिन कॉन्स्टलेशन वो होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार, वी कैन से अ ग्रुप ऑफ स्टार विच अपीयर टू फॉर्म सम रिकॉग्नाइजेबल, जो एक रिकॉग्नाइजेबल शेप बनाता है विद द हेल्प ऑफ स्टार। एक रिकॉग्नाइजेबल शेप अगर आपने बनाया विद द हेल्प ऑफ स्टार, जैसे आपने एक लॉयन बनाया विद द हेल्प ऑफ स्टार, अ ग्रुप ऑफ स्टार की हेल्प से आपने एक लॉयन बनाया, देन यू डिफाइन दैट whole process that you have done, that you define that process is called as a constellation you define. ओके, तब आप लोग उसे क्या डिफाइन करोगे? उसे आप लोग कॉन्स्टिलेशन डिफाइन करोगे। क्यों डिफाइन करोगे? क्योंकि आपने एक ग्रुप ऑफ स्टार से एक रिकॉग्नाइजेबल शेप और पैटर्न बनाया जिसे आपने लॉयन का नेम दे दिया, तो दैट यू होल प्रोसेस that you have created that define as a constellation. So हमेशा याद रखिएगा कि the group of star which appear to form some recognizable shape or some patterns is defined as constellations. Okay, each constellation being given a name signify an animal का नेम दे सकते हो, human being का नेम हो सकता है, और other object which it appear to resemble, जो दिखता है वैसे आप लोग नेम दे सकते हो। जैसे इसमें आप लोग देख सकते हो एक लेडी का तो विर्गो, तो एक ये मान लो ये लॉयन, तो लियो आपने दे दिया, तो ऐसे आपने हर टाइप का नेम दे दिया। तो ये जो पूरे हैं ये हमारे क्या है? कॉन्स्टलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टलेशंस है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक इट दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ओके, सो कॉन्स्टलेशन आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, तो उसमें हम लोग कॉन्स्टिलेशन से रिलेटेड और भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स मज़ा लगा, आपको मज़ा आया इस वीडियो में, आपको अच्छा लगा ये कॉन्स्टिलेशन और भी सारे टॉपिक्स आपको अच्छे लगे, तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन। फेजेस ऑफ मून अगर आपको नहीं समझ आया है, कोई भी फेजेस ऑफ मून नहीं समझ आया है, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेशन, आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेश्चन। Okay, so thanks for watching. Okay, thanks for watching and okay, I hope आपको अच्छा लगा वीडियो। प्लीज़ हिट द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक यू सो मच।